ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। पिछले 24 घंटे में 11,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, इसलिए खतरा अभी टला नहीं है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 197 करोड़ 31 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्रोताओं, कोरोना, उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के रिमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल पीवीएसएम वेद चतुर्वेदी। डॉक्टर वेद, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, जय हिंद सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, आप भी कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर वेद से हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342164 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पूछ भी कर सकते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर वेद, आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि हमारे देश में इस समय कोविड के केसेस को अगर हम देखें तो 10,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, और किस तरीके से आप वर्तमान स्थिति को देखते हैं? हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हम भी तो पृथ्वी का भाग हैं। हमारे जो ईस्टर्न सेक्टर में चाइना है, कोरिया है, ताइवान है, जापान है, यहाँ अभी भी बहुत केसेस हो रहे हैं और हम उस पार्ट का ही एक हिस्सा है एशिया का। तो एशिया में अभी काफी चल रहा है। तो अभी जैसा आपने बताया कि आज भी काफी केसेस हुए हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। तो 11 से 17,000 केसेस, यदि मैं ठीक हूं तो इस तरह 24 घंटे में करीब 11,000 केसेस हुए हैं, जो कि काफी केसेस माने जा सकते हैं। स्पेशली महाराष्ट्र में हमारी समस्या सिद्धार्थ साहब ये है कि चूंकि ये पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है और नॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो गई है। कुछ भी कहिए, आप देखिए, शादी है, ब्याह है, पार्टियां हैं। हाँ, इसका मतलब है कि जीवन इसके साथ चलेगा, बट ये भी चलेगा और जीवन भी चलेगा। तो प्रिकॉशन हमें जरूर रखने हैं, जो हमने सीखे हैं। अभी देखिए, आगे आने वाला बहुत बड़ा फंक्शन 15 अगस्त है जी। 15 अगस्त की परेड भी होगी, तो उसकी तैयारी भी होगी। बहुत सारे लोग कैंप में रहेंगे, तो कुछ ना कुछ, फिर दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगा, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन, फिर न्यू ईयर आएगा। तो ये जीवन तो अब चलता रहेगा, बट एक बात जरूर है कि जो भी हमने सीखा है उसको बार बार मीडिया के जरिए या कहिए कुछ रूल्स रेगुलेशन के जरिए वो हम कहीं छोड़ ना दें। तो वो जो 5-6 चीजें हैं जो हमें मालूम है कि यदि आप वो प्रिकॉशंस रखेंगे तो आप बचे रहेंगे, चाहे एक चौथी लहर आए, चाहे 5वीं लहर आए। तो काफी लोग कहते हैं, जैसे आज बिहार में शायद एक जेल में 35 केसेस हो गए, तो किसी ने वो सोचा कि भाई बिहार में एक चौथी लहर आई है। ऐसा नहीं है, ये पैंडेमिक जारी है, पेशेंट है कई। और एक बात और बता दूं आपको जी, कि इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जहां 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए, ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी जो इतना बड़ा पैसा खर्च कर रही है एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, वो है अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, अमेरिका में तो प्राइवेटाइजेशन है, आपके पास पैसा है तो वैक्सीन लगा लीजिए। तो इतना बड़ा प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, ये उसका नतीजा है आज कि आज ये केसेस हैं भी। हम भी हॉस्पिटल में बैठते हैं, कई बार एकदम से मेरे दोस्त का फोन आता है भाई कि मुझे कोरोना हो गया, तो 2-4 दिन बाद वो बोलता है मैं ठीक हो गया। तो मुझे अभी भी एक कोई सीरियस पेशेंट बहुत मुश्किल से मिलता है। उसका कारण ये वैक्सीनेशन है जी। और दूसरा कारण है केसेस हो तो रहे हैं बिकॉज थोड़ी केयरलेसनेस हमारे उन चीजों को लेके है, जैसे मास्क लगाना या फिर सोशल डिस्टेंसिंग है, या फिर
जैसे मैं हमेशा उसमें ऐड करता हूं कि घर में डाइनिंग टेबल पे आसपास बैठ के खूब बातें करना। क्यों? यदि आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो आज टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज भी देख रहा था कि बहुत बड़ी गैदरिंग हो तो इंश्योर करिए, चाहे वो शादी हो चाहे ब्याह हो, कि भाई आपको यदि खांसी जुकाम है तो घर में रहिए, या आपने वैक्सीनेशन नहीं लगाया तो मत आइए। तो ये 2 चीजें जरूर करना पड़ेंगी आपको। बिल्कुल। तो आपने जो प्रिकॉशंस बताई हैं और जो वैक्सीनेशन के बारे में बताया है, तो मुझे लगता है डॉक्टर वेद, जिन लोगों की, हमारे जिन लिसनर्स की जो प्रिकॉशनरी डोज ड्यू है वो अपनी डोज लगवाएंगे, और जिन्होंने अभी सिंगल वैक्सीन दी है वो अपनी दूसरी डोज लेंगे, और जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएंगे। डॉक्टर वेद, आपका रूमेटोलॉजी के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव है, देश के जाने माने रूमेटोलॉजिस्ट हैं आप। आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसी भी आम आदमी की अगर हम बात करें तो नॉर्मली ये जो डिसिप्लिन है, कब हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें ऑर्थोपेडिक्स के पास जाना है या कब हमें रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है? ये बात कई स्पेशलिटी में बहुत क्लियर है कि भाई मेरे को आंख की बीमारी है जी, तो मैं आंख के डॉक्टर के पास जाऊंगा। अभी देखिए, आंख के सर्जन मौजूद हैं, आंख के फिजिशियन नहीं है कोई। बट अभी जोड़ों के विषय में क्या हुआ कि जैसे जैसे साइंस बढ़ती गई तो ये पता लगा कि भाई एक और स्पेशलिटी की जरूरत है। तो आज के दिन में 2 स्पेशलिटीज हैं। यदि आपको चोट लग जाती है, आपको फ्रैक्चर हो जाता है, या आपको जॉइंट की सर्जरी कराना हो, तो आइडियल डॉक्टर ऑर्थोपेडिक है। बट यदि आपको जोड़ों की बीमारियां हैं, जोड़ में दर्द है, शरीर में दर्द है, कमर में दर्द है, तो उसकी डायग्नोसिस क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके लिए आपको एक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं रूमेटोलॉजी। नो, रूमेटोलॉजी वर्ड, ये वर्ड आया जैसे कि सभी वर्ड आए हैं ऑर्थोपेडिक हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड से, तो वो उसका मतलब है कि जो एक्स एंड पेन्स हैं, आपको जोड़ों में दर्द होता है। कई बार कई लोग बोलते हैं कि कुछ और चीजें हैं, जैसे कोई कहे साहब मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास चला जाऊं जी, तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप तब जाइए जब आपको कोई डॉक्टर पहले देख ले जो कि क्लिनिकल डॉक्टर है जी, तो वो आपको बताएगा कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट पे जाने की जरूरत है या नहीं है। बेवजह जाने से तो कोई जब तक वो हीट लगाएगा कि कोड लगाएगा, ये तो डॉक्टर बताएंगे आपको, तब आप उनके पास जाइए। तो आपको जब भी कभी जोड़ों की बीमारी हो या कमर का दर्द हो या मसल्स की बीमारी हो, तो आप जरूर ही रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। हाँ, आपको फ्रैक्चर हो जाए या आपका जोड़ बिल्कुल खराब हो जाए तो हमारे साथी जो जिनको हम ऑर्थोपेडिक कहते हैं, हम उनकी मदद लेते हैं। डॉक्टर वेद, आजकल काफी सारी, जब से कोविड आया है तो लोग ऑनलाइन वर्किंग करने लगे हैं और घर में एक ही पोस्चर में हमें बैठना पड़ता है। ऑफिस में तो टेबल और चेयर पे हम बैठते हैं, लेकिन जब हम खुद अपना काम लैपटॉप पे करते हैं तो शायद लोग उतने सीरियस नहीं होते, जिसकी वजह से इन 3-4 सालों में ये देखा गया है कि लोगों के बैक एक में बहुत पेन रहता है या बैक एक की समस्या रहती है। तो क्या सही ढंग है, ये समस्या क्यों है और इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं? सिद्धार्थ जी, जिसे हम कहते हैं ना बिग 4 ऑफ रूमेटोलॉजी जी, मतलब यदि हम आज ओपीडी में बैठते हैं तो समझ लीजिए आज 100 पेशेंट आए मेरे पास जी, तो 100 पेशेंट में करीब 50% लोग होंगे जिनको की वो आर्थराइटिस है, जिसको हम बोलते हैं ना कि बुढ़ापे की जी, जो हमारे एक समय आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को थी जी, इसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, जो हमारी एज में कॉमन है। वो 50% केस तो वो होते हैं। करीब 30-40% लोग कमर के दर्द के आते हैं, जो आपने बोला है जी। तो ये कमर का दर्द, जैसे कि मेडिसिन को ये कहा गया है कि इट्स ए साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये पता लगाने का है कि भाई आपके सिर में दर्द है तो आपको ब्रेन ट्यूमर है कि आपको साधारण दर्द है, कि बीपी, आपको ब्लड प्रेशर है, कि आपको माइग्रेन है। ऐसे ही कमर के दर्द को ऐसे डिफाइन किया गया है कि यदि आप यंग हैं, यदि कोई एक पेशेंट मेरे पास आता है जो 16 से लेके 45 साल की उम्र में है और बोलता है कि मुझे कमर में दर्द होता है, तो दूसरा क्वेश्चन हम ये पूछते हैं कि क्या भाई सुबह सुबह ज्यादा होता है?
तो यदि वो आंसर करता हाँ डॉक्टर साहब सुबह सुबह तो अकड़ जाता है, बाकी तो मैं ठीक ही रहता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल आर्थराइटिस, या एक्चुअली ग्रीक वर्ड है स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी, और छोटे से में बोलेंगे एसपीए, और हिंदी में बोलेंगे तो कमर का गठिया। तो इसको कमर का गठिया जो यंग एज में बैक एक है वो बड़ा डेंजरस है, क्योंकि यंग एज में उनको रात में होगा या सुबह होगा, और वो सुबह खेलेंगे हॉकी या सुबह कहीं स्विमिंग करेंगे या वॉक पे जाएंगे या स्कूल में जाएंगे तो ठीक हो जाता है वो। तो ये बढ़ता जाता है, और आपने देखा होगा ये मरीज झुक जाते हैं, जिसको बाद में हम लोग बोलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग का ग्रीक वर्ड है फ्यूजन, तो स्पाइन फ्यूज हो जाता है। तो एक कमर का कारण तो दर्द का ये जो कि हम लोग सबसे ज्यादा रूमेटोलॉजिस्ट देखते हैं, और आज इसका इलाज संभव है। मैं आपको क्या बताऊं सिद्धार्थ जी कि मैं आर्मी में था पहले, तो इस 16 साल से 35 साल की उम्र में जिन लोगों को कमर में दर्द होता था, हम लोगों ने अपने जो डॉक्टर्स थे, जो सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर थे, जो फार फ्लंग एरियाज में पोस्टेड, कोई कारगिल में तो कोई गुवाहाटी के आगे तो कोई, उन सबको सिखा दिया था कि एक ही क्वेश्चन पूछिए कि आपको कमर का दर्द है क्या? हाँ साहब। क्या सुबह सुबह ज्यादा होता है? हाँ साहब सुबह ज्यादा होता है और रात में अकड़ जाता है, और जब मैं चलता हूँ तो ठीक हो जाता है। बस आप मुझे भेज दीजिए, ये केस है स्पाइनल आर्थराइटिस का या कमर के गठिया का, जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं। और कई लोग जानते हैं कि इसमें एक जीन होता है जिसको बोलते हैं HLA-B27, वो पॉजिटिव होता है। ये तो एक खराब कमर का दर्द है। एक और कमर का दर्द है जो कि हमारे माता पिताओं को, जैसे मेरी समझ ली माँ है 90 साल की, या फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो कमर का दर्द होता है। जैसे आपके बाल सफेद हो रहे हैं, ऐसे आपका स्पाइन भी सफेद हो रहा है, ऐसे आपके घुटने भी सफेद हो रहे हैं। उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल पेन। मैकेनिकल पेन वो डिस्क के कारण हो सकता है, या फिर आपको और कई चीजों से आपकी जो नस है, नर्व है, वो दब सकती है, बट वो मैकेनिकल है। मैकेनिकल का मतलब सुबह सुबह नहीं होगा वो, जब आप चलेंगे फिरेंगे तो कोई बोलते हैं कि जब मैं चलता हूं तो दर्द होता है। तो ये 2 मेजर कॉज हैं। इसके अलावा बहुत सारे और कारण भी हैं जो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता दर्शकों को, कि एक बुढ़ापे के कारण, उम्र के कारण, जिसको हम बोलते हैं कि भाई इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ स्पाइन हो गया, या नस दब गई, या सियाटिका हो गया, ये सब उसके कारण है। और एक है जो मैंने आपको बताया, यंग एज में जो बैकएक होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, और उसको इमीडिएटली, जिसको हम लोग एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, और एक ही क्वेश्चन से डायग्नोस होता है, क्या सुबह सुबह ज्यादा होता है? हाँ साहब सुबह सुबह ज्यादा होता है, तो आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या कमर का गठिया हो सकता है। और आप यदि यंग है, और यदि आप वृद्ध हैं और आप कहें सब चलने फिरने में होता है, तो शायद ये दर्द है। इसके अलावा बहुत सारे कारण हो सकते हैं। टीबी हो सकता है स्पाइन का, आपको छोटे मोटे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है स्पाइन का, आपको स्पाइन के अंदर कैंसर हो सकता है। और मैं आपको रोज हजारों एग्जाम्पल गिरा सकता हूँ। एक हमारे खुद के न्यूरो सर्जन थे, उनकी कमर में दर्द होता रहता था, तो डॉक्टर्स को टाइम मिलता नहीं है, तो एक दिन उन्होंने एक्सरे करा लिया या MRI, तो उनके 4 वर्टिब्रा टीबी खा गया। तो इसका मतलब है कि ट्यूबरक्लोसिस भी कॉमन है। तो बैकएक के कई कारण हैं, जैसे सिर के दर्द के 50 कारण हैं, ऐसे कमर के दर्द के 50 कारण हैं। तो हमारे लिसनर्स को कभी भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अपने जो रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और हमारी आपकी चर्चा जारी रहेगी डॉक्टर वेद, लेकिन कुछ लिसनर्स हैं जो वेट कर रहे हैं, हम कुछ कॉल्स ले लेते हैं। दिल्ली से SM मित्तल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। मित्तल जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरे को जब पहली डोज लगी, 3 डोज लग गई कोविड की वैक्सीन की, पहली डोज के बाद से ही मुझे गफलत बनी रहती है। क्या बना रहता है? गफलत बनी रहती है डॉक्टर साहब। गफलत, ओके जी। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इसका कारण वैक्सीन होती है? कीजिए क्या होता है एग्जैक्टली? मित्तल जी ने सिर्फ इतना ही बताया है डॉक्टर वेद। और जी, तो क्या मतलब ऐसा हो सकता है कभी वैक्सीन से? देखिए, वैक्सीन से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट ये मैं आपको जरूर एडवाइस करूंगा कि जैसे कोई कहे ना कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे से जा रहा था, मुझे बुखार आ गया जी, तो पीपल के पेड़ से कोई मतलब नहीं है उसका जी। तो हो सकता है कुछ और हो।
तो सबसे पहले तो कोई भी एक अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए। जी बिल्कुल। यदि आपको उनको लगता है कि नहीं ये वैक्सीन के बाद ही तुरंत शुरू हुआ है तो उसका इलाज भी संभव है, पर उसको वैक्सीन से ना मान लिया जाए। जी। पहले ये देखा जाए कि ब्लड प्रेशर तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, आपके ब्रेन के अंदर कुछ हो तो नहीं रहा है। गफलत का मतलब कंफ्यूजन। जी जी बिल्कुल, कि आपको कंफ्यूजन लगा रहता, तो उसके लिए डॉक्टर्स हैं। एक अच्छे किसी डॉक्टर को, एक एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाइए। यदि आपको लगता है सेटिस्फाई नहीं है तो एक फिजिशियन को दिखाइए, नहीं तो किसी फिर न्यूरो फिजिशियन को दिखाइए। और डॉक्टर वेद, हमारे एक लिसनर अक्षर ये जानना चाहते हैं कि घुटनों में अक्सर दर्द रहता है, इनको मोड़ने में तकलीफ होती है या नीचे बैठने में जो है जब ये पालथी मार के बैठते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? और जब ज्यादा या सीढ़ियां चढ़ते हैं तो भी अक्सर घुटनों में दर्द होता है, तो इसका कारण क्या होता है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? ये आपने एक ऐसा सवाल पूछा है सिद्धार्थ जी, जैसे मैंने बिग 4 ऑफ रोमेटोलॉजी बताया कि यदि हम अपने हॉस्पिटल में बैठे हैं तो हर 50% पेशेंट ये आएंगे, साहब मेरे पिताजी को घुटने में बहुत दर्द होता है, मेरी माता को होता है, या मैं खुद भी 60-70 साल का हो गया तो मुझे होता है। इनका फीचर्स क्या होता है कि बेसिकली जब आप चलेंगे, जब आपके शरीर का वेट आप घुटने पे रखेंगे तो आपको दर्द होगा। इस बीमारी को हम लोगों ने ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला है। अब इधर हम नहीं भी रख पाते नाम याद, तो ये रखिए कि ये बुढ़ापे का गठिया है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे याद रखिए कि एक हमारी चलने फिरने की शक्ति को कम कर देता है। होता क्या है कि 2 हड्डियां हैं घुटने में, उन दोनों हड्डियों के बीच में एक, जैसे समझ लीजिए टायर रखा हुआ है, तो टायर धीरे धीरे घिस जाता है वो, तो दोनों हड्डियां पास में आने लगती हैं। तो जैसे आपका टायर की हवा निकल जाए या टायर घिस जाए तो कार चलने में मुश्किल होगी, ऐसे ही आपको चलने में मुश्किल होता है। इसको कार्टिलेज बोलते हैं हम लोग। कार्टिलेज घिस जाता है बुढ़ापे में, तो पूरी रिसर्च ये चल रही है कि हम कार्टिलेज को क्या दोबारा ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारी रिसर्च चल रही है, इसका आज भी बहुत संतोषजनक हल नहीं है। कई बीमारियों का संतोषजनक हल है, मैं बता सकता हूं आपको। आज आप कोई गठिया की पेशेंट लेके आइए, जो कि जिसको हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, यदि आप कोई स्पाइनल आर्थराइटिस का पेशेंट लाइए, वो भी बिल्कुल ट्रीटेबल है। इस बीमारी के लिए इलाज, जैसे सफेद बाल का इलाज इतना अच्छा नहीं है, इसके लिए बहुत सारी दवाइयां हैं। जब किसी चीज का अच्छा हल नहीं निकाल पाती साइंस, तो उसके बहुत सारे हल कोई ना कोई, आप देखते हो कभी कोई टीवी पे कोई बताता है कि मैं जोड़ का इलाज कर सकता हूँ, कोई बाबा, कोई फकीर। तो इसका मतलब है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एज रिलेटेड बीमारी है, जिसके लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, हर पैथीज में लोग क्लेम करते हैं। बट आज भी इस पूछा जाए तो बहुत, हाँ हम लोग भी लिखते हैं दवा, हम लिखते हैं ग्लूकोसामिन ले लीजिए, कॉन्ड्राइटिन ले लीजिए, कोलाजन ले लीजिए, विटामिन सी ले लीजिए और एक इंजेक्शन लगा लीजिए। बट इस पे इतनी ज्यादा रिसर्च चल रही है, वो 2 दिन दूर नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट होता क्या है कि ये सब ट्रीटमेंट जो मैंने आपको दवाइयां बताई हैं, हम लोग लिखते हैं, इनसे आपका दर्द भी ठीक होता है, आपको चलने फिरने में भी मदद मिलती है, इंजेक्शन से भी अच्छा होता है। बट यदि कोई पेशेंट ऐसा आता है कि पूरा ही ज्वाइंट खराब हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं भाई जोड़ों को आप रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, और जोड़ों का रिप्लेसमेंट भी सक्सेसफुल है, वो हमारे जो आर्थोपेडिक सर्जन्स हैं वो लोग करते हैं। और डॉक्टर वेद, इस बीच एक कॉल ले लेते हैं। महेश शर्मा जी हमारे रेगुलर कॉलर हैं, देखते हैं उनका क्या आज का सवाल है। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। हाँ नमस्कार महेश जी, नमस्कार जी। बताएं महेश जी अपना सवाल। हाथों पैरों में दर्द होना और कंपन होना क्या कारण है, और कोरोना से हमें निजात कब तक मिल सकती है? डॉक्टर वेद, हाथ पांव में कंपन होना ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, क्या ये एज रिलेटेड चीजें हैं, या कई बार हम देखते हैं कि एज के साथ भी होता है और वैसे भी किसी को हो सकता है? तो कुछ लोगों का हाथ भी अक्सर ऐसा होता है जो कांपता रहता है, अगर वो ग्लास पकड़ते हैं तो हिलता रहता है, ऐसा इसका पीछे क्या कारण होता है? मैं सिद्धार्थ जी बताता हूँ साइंस कैसे डेवलप होती है। कि एक जमाने में जब किसी का हाथ कपता होगा, तो शायद लोग कहते होंगे कि शायद
भगवान नाराज हो गए हैं जी। तो लोग पूजा करते होंगे। फिर कहा गया भाई भूत प्रेत लग गए। उसके बाद साइंस ने धीरे धीरे पता लगाया कि एक ब्रेन का एक पोर्शन है, जैसे कंप्यूटर है जी। कंप्यूटर में एक कोई ऐसी चीज हो जो खराब हो जाए, तो ऐसा ही एक पोर्शन है ब्रेन का जो इसको कंट्रोल करता है आपके मूवमेंट को जी। तो उससे ये एबनॉर्मल मूवमेंट होने लगते हैं। और आजकल बहुत अच्छी दवाइयां हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रेमर्स। तो ये ट्रेमर्स कई बीमारियों में होते हैं, पार्किंसनिज्म में सबसे कॉमन है। तो पार्किंसनिज्म नाम की बीमारी है जिसमें कि हाथ पैर कप सकते हैं, बट पार्किंसंस के अलावा भी कई और बीमारियों में भी कंपन हो सकता है। जैसे ये थायराइड ज्यादा काम करने लगे तो उसको बोलते हैं हाइपर थायराइड, तो उसमें भी हाथ कपने लगते हैं। कई और कारण है, करीब 30-40 कारण हैं। कई दवाइयों से हाथ कपने लगते हैं, कभी टेंशन एंजाइटी में हाथ कपने लगते हैं, कई बार अननोन कारण से। बट इनकी दवाइयां आजकल दवाइयां बनाई गई हैं जो कि एंटी ट्रेमर्स दवाइयां हैं जी। और ये न्यूरोफिजिशियंस देखते हैं ये केस। जी बिल्कुल। तो जब ऐसा हो तो न्यूरोफिजिशियन को दिखा सकते हैं। और मेवात का रुख करते हैं और इलाही बख्श जी से बात करते हैं। इलाही जी नमस्कार। जी इलाही जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? सिद्धार्थ सर नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब मेरे आपसे 2 सवाल हैं सर। सबसे पहला सवाल की है सर, जैसे मान लो ये जब आसमान में बादल होते हैं उस टाइम जो है घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। अगर मान लो बादल नहीं होते हैं तो डॉक्टर साहब दर्द नहीं होता। एक सवाल। दूसरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, जब मैं शाम को लेटता हूँ तो कमर में दर्द और गर्दन में दर्द होता है सुबह के टाइम। आपकी उम्र कितनी है? डॉक्टर साहब मेरी उम्र है 39 ईयर्स। हाँ तो सिद्धार्थ जी मैं इसका जवाब दूं? जी डॉक्टर साहब। देखिए, एक तो मैंने शुरू में बताया आपको कि आप उस यंग श्रेणी में आते हैं जो 16 से 45 साल की उम्र में हैं। और आपने बताया कि जब आप रात में आराम करते हैं तो आपके कमर में और गर्दन में दर्द होता है और हो सकता है कि आपको स्पाइनल आर्थराइटिस हो, तो आप रूमेटोलॉजी में आके दिखा सकते हैं। और जो आपने बताया घुटनों का दर्द भी इसका पार्ट हो सकता है। और याद रखिए वेदर हमेशा आपको अफेक्ट करेगी। कोई कहना कि साहब जब बादल छाते हैं तो मेरे जोड़ों में दर्द होता है जी, तो वो बादल के कारण जोड़ में दर्द नहीं, आपको बीमारी है जी, एक नॉर्मल आदमी को नहीं होता जी। तो वो जोड़ों की दर्द बढ़ जाता है जब आपका बादल छाते हैं, कि ह्यूमिडिटी आ जाती है जी। और क्या जाड़े में भी जैसे हम देखते हैं डॉक्टर वेद, जो गठिया के जो पेशेंट होते हैं तो जाड़ों में उनका दर्द बढ़ जाता है और जैसे जैसे थोड़ा मौसम ठीक होता है तो वो धीरे धीरे ठीक भी होने लगते हैं, तो इसका क्या कारण है? हाँ, अब उसका देखिए, आप इंग्लैंड जाइए तो सबसे ज्यादा आर्थराइटिस इंग्लैंड में होता है क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है जी। इसका मतलब है कि जो वेदर है वो जरूर अफेक्ट करता है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे ह्यूमिडिटी हो जी। हाँ, एग्जिस्टिंग बीमारी ऑलरेडी है जी, तो एक नॉर्मल आदमी को अफेक्ट ज्यादा नहीं करता। बट यदि मुझे या तो ऐसा गठिया होने वाला है जी, या गठिया है या बहुत छोटा मोटा प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगा। जो पुरानी चोट होती है वो भी अक्सर ज्यादा ठंड में दर्द होती है कि वेदर इन चीजों को अफेक्ट करती है जी। बट ऐसा नहीं कि वेदर के कारण आपको ये बीमारी हो गई है। ये तो इम्यून सिस्टम की बीमारियां हैं। पिछले 10-15 साल में जो रिसर्च हुई है, 20 साल में जी, तो ये पाया गया है कि ज्यादातर ये बीमारियां जो गठिया और कमर का गठिया है वो इम्यून सिस्टम के डिस्टरबेंस से होता है और दवाइयां बनाई गई उनको करेक्ट करने के लिए जी। जैसे आपका स्टीयरिंग व्हील होता है, स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा खिसक जाए जी, और पूरी दवाइयां बनाई गई कि उस स्टीयरिंग व्हील को फिर से ठीक कर दिया जाए। हाँ, जो बुढ़ापे की आर्थराइटिस है उसका इलाज इतना सेटिस्फैक्टरी अभी भी नहीं है जी। और दिल्ली से संजय जी जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। संजय जी नमस्कार। हाँ जी संजय जी। हाँ जी सर नमस्कार। जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि ये कोरोना जिस तरीके के मैं इसके लक्षण सुनता था जब पेपर में शुरुआत में आते थे 2020 में जी,
तो ये इतना भयानक लगता था कि जैसे कि ज्यादा दिन की बात नहीं है और 1-2 महीने में ही पूरी दुनिया का खात्मा हो जाएगा। जी बिल्कुल, है ना। उसके बाद जो इतना कुछ इसकी तरक्की हुई या जो कुछ भी हुआ, कुछ खास उतना भी तगड़ा असर देखने को नहीं मिला जैसे बाकी बीमारियों में देखने को मिलता। थोड़े बोरे में भी बहुत कुछ हो जाता है और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ज्यादातर अमीरों को ही इसका नुकसान हुआ। हमारे आसपास में या हमारे किसी भी जानकार को, और बहुत दूर दूर तक में हम हजारों लोग एक साथ रहते थे, तब तो किसी को कुछ हुआ नहीं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जी संजय जी जल्दी से करिए, हमारे पास समय कम है। देखिए ऐसा है कि बहुत आदमी जब अमीर होता है तो उसको और सारी और बीमारियां हो सकती हैं। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, तो ये सब कोमॉर्बिडिटीज कहलाती हैं और उनको होने से ये बीमारी ज्यादा सीरियस होती है। और जो फिट रहते हैं, फिजिकली फिट करते हैं, फिजिकली काम करते हैं, लेबर हैं या फिर जो मेहनत का काम करते हैं, उनको ये बीमारी होती तो सबको है, बट उनको इतनी सीरियस नहीं होती। हाँ, वैक्सीनेशन लगाने से हम सबकी सुरक्षा है। जी बिल्कुल। हेलो डॉक्टर वेद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन हमें कराना है। और एक कॉल और ले लेते हैं डॉक्टर वेद। दिवाकर पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये झारखंड से हमें कॉल कर रहे हैं। दिवाकर जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी दिवाकर जी, बहुत दिनों बाद आपकी कॉल आई, कैसे हैं आप? जी ठीक है, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल बढ़िया। दिवाकर जी जल्दी से अपना सवाल पूछ लीजिए क्योंकि समय कम है। ठीक है, मैं दिवाकर पाठक हजारीबाग जिला अंतर्गत कंडावीर ग्राम स्थित झारखंड प्रांत से हूँ। आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ साथ अपने विशेषज्ञ महोदय को मेरा हार्दिक अभिनंदन। कोविड के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, इसलिए विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का कड़ाई से अनुसरण करें। ज्वाइंट पेन से बचने के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, ज्वाइंट पेन। जी हाँ, आपने देखिए अंदाज भी उनका अलग है सवाल पूछने का डॉक्टर वेद। जी हाँ कि इसको रोकथाम के लिए क्या किया जाए। तो देखिए रोकथाम के लिए एक तो हम लोग बोलते हैं भाई आप व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, अच्छा डाइट लीजिए। देखिए हमको सबको ये मालूम है, हम सिर्फ अपने जीवन में उतारना है। हमको मालूम है कि अच्छा खाना खाना चाहिए। अच्छा खाना क्या है? जो हम लोग घर में खाना खाते हैं वही सबसे अच्छा खाना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। व्यायाम, हमारे पूर्वजों ने हमको बताया कि कौन सा व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। हम सिर्फ सुनते जरूर है, करते नहीं है। यदि हम करेंगे तो बीमारियों से बच सकते हैं। इवन बुढ़ापे की आर्थराइटिस के लिए भी हम लोग एक्सरसाइज वगैरह सिखाते हैं कि आप अपनी मसल्स बनाइए तो आपको कम तंग करेगा। हाँ, जो ये गठिया की बीमारी है जो इम्यून सिस्टम की खराबी से होती है, उसका एक ही बचने का तरीका है कि उसकी अर्ली डायग्नोसिस। यदि वो जल्दी पकड़ में आ जाएगा, जैसे हार्ट अटैक है, आपको जल्दी पकड़ में आ गया, जल्दी ट्रीटमेंट हो गया तो आप बच जाएंगे। 6-7 घंटे बाद डायग्नोस हुआ तो सीरियस हो सकते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस, तो कोई भी बीमारी हो उसके लिए एक आपको एजुकेटेड क्वालिफाइड आदमी चाहिए, तो आप अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर वेद, अर्ली डायग्नोसिस जो आपने बताई है प्रिवेंशन कहते हैं। जी बिल्कुल, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए अगर आप अपनी डायग्नोसिस जल्दी कराते हैं तो बीमारी भी जल्दी पता लग जाती है। श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर वेद, आप आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब दिए, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मुझे बड़ी खुशी है कि बाकी ये एक बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे अवेयरनेस होती है और लोगों को जिस तरह से आपके श्रोता लोग बोलते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। इसी के साथ हमें भी अनुमति दीजिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।